नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एल्पा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पूर्व क्लास के अंतर्गत अपन ने प्रकरण पूरा कर लिया था काल, और आज अपन बात करते हैं मित्रों वाक्य की। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वाक्य की, यानी अपन बात कर रहे हैं वाक्य विचार की। किसकी बात कर रहे हैं? वाक्य विचार की बात कर रहे हैं। बात है मित्रों वाक्य विचार, वाक्य विचार। देखिएगा किसकी बात कर रहा है? ये वाक्य की बात कर रहा है। और वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है? इसमें मित्रों वाक्य का निर्माण करने के लिए अपने पास कड़ियां चलती है। देखिएगा, नंबर 1 पर चलता है अंश अपने पास वर्ण का। वर्णों से अपन बनाते हैं क्या? शब्द। और शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है क्या? पद। और पदबंध क्या होगी? वाक्य की रचना होगी। पदों का क्या होता है? बंधन होता है। क्या होता है? पदों का बंधन होता है, जिसे अपन कहते हैं क्या? पदबंध कहते हैं। ठीक है। जैसे वर्णों की यदि मैं बात करूं तो अपने पास आ गया कै हलंत ए, मैं हलंत ए और लय हलंत ए। कै हलंत क्या? ए, मैं हलंत ए, लय हलंत ए बराबर शब्द बन जाएगा मित्रों क्या अपने पास? कमल। क्या शब्द बन जाएगा? कमल बन जाएगा। कमल शब्द बन गया। अब देखिएगा, अपन ने कह दिया कि कमल जा रहा है। क्या कर रहा है? कमल जा रहा है। कमल जा रहा है। मित्रों विदित रहे, वाक्य में प्रयुक्त शब्द है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। इसका मतलब सबसे छोटी इकाई है अपने पास वर्ण। वर्णों से मिलकर बने सार्थक ध्वनि समूह को अपन कहते हैं शब्द। और शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं अपन पद। क्या? पद। इसका मतलब यदि वाक्य की परिभाषा अपने को निकालनी है तो अपन कह सकते हैं क्या मित्रों? पदों का व्यवस्थित कार्य ही वाक्य कहलाता है। पदों का क्या? व्यवस्थित, पदों का व्यवस्थित कार्य ही वाक्य है। पदों का व्यवस्थित कार्य ही वाक्य है। पदों का व्यवस्थित कार्य किस प्रकार से? यह ऐसे बता रहा है कि क्या आ गया? कर्ता आ गया, कर्म आ गया और क्या आ गई? क्रिया आ गई। कर्ता कर्म क्रिया, यानी पदों का व्यवस्थित कार्य है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे अपन ने कहा कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। 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 यदि इस वाक्य के अंतर्गत अपन बात करें तो पढ़ रहा है वो तो क्या है? क्रिया है। क्या है? पढ़ रहा है, क्रिया है। राम क्या है? करता है। और राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक क्या हो गया? इसमें कर्म हो गया। तो ये कह रहा है कि पदों के व्यवस्थित कर्म को ही क्या कहा जाता है मित्रों? वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदों के व्यवस्थित कर्म को अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। देखिएगा, वाक्य के गुण या कसौटियां, वाक्य के गुण या कसौटियां, वाक्य के गुण या कसौटियां, यानी एक वाक्य को अपन वाक्य कब कह सकते हैं? जब मित्रों उसमें उक्त सभी गुण विद्यमान हो तब अपन उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। नंबर 1 है सार्थकता। क्या है? सार्थकता। सार्थकता का मतलब क्या है? सार्थकता शब्द है स प्लस अर्थ प्लस अक प्लस ता। स प्लस अर्थ प्लस अक प्लस ता। सार्थकता का मतलब है वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है।
वाक्य में सदैव, वाक्य में सदैव सार्थक, वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। ठीक है, एक तो सार्थकता है मित्रों, वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। एक होता है मित्रों प्रासंगिकता, क्या, प्रासंगिकता या फिर योग्यता, प्रासंगिकता या फिर योग्यता। प्रासंगिकता या फिर योग्यता का मतलब क्या है, वाक्य में प्रयुक्त पद प्रसंग के अनुरूप होने चाहिए। क्या कहा जा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त पद, वाक्य में प्रयुक्त पद प्रसंग के अनुरूप हो। क्या हो, वाक्य में प्रयुक्त पद क्या, प्रसंग के अनुरूप हो। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे खाने वाली चीजों को पेय बता दिया जाए, पेय वाली को खाने वाले बता दिया। जैसे अपने लिख दिया महेश पानी खा रहा है, महेश पानी खा रहा है। क्या इस वाक्य में इतनी प्रासंगिकता है, इतनी योग्यता है कि वो वाक्य कहलाने लायक है? नहीं। महेश पानी खा रहा है, क्रियापद क्या नहीं है, उचित तो नहीं है। इसका मतलब शुद्ध रूप क्या बनेगा मित्रों, सबको पता है क्या, महेश पानी पी रहा है, महेश पानी पी रहा है। वाक्य का ये शुद्ध रूप होगा, वाक्य का ये क्या होगा, शुद्ध रूप होगा। इसका मतलब ये कह रहा है प्रासंगिकता है, योग्यता वाक्य में प्रयुक्त पद प्रसंग के अनुरूप होने चाहिए। और ये नितांत आवश्यक है कि वाक्य में प्रयुक्त पद है वो किसके अनुरूप होने चाहिए, प्रसंग के अनुरूप होने चाहिए। एक है मित्रों अपने पास पद क्रम। नंबर 3 यदि अपन बात करें तो अपने पास क्या है, पद क्रम। वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म निम्नानुसार होना चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त पदों का, वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म निम्नानुसार, वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म निम्नानुसार होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म निम्नानुसार होना चाहिए। निम्नानुसार कैसे, जैसे क्या, कर्ता, कारण, क्रिया, इस प्रकार से होना चाहिए। ये कह रहा वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म निम्नानुसार होना चाहिए, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे अपन ने कह दिया खरगोश को काटकर, खरगोश लिख दो, चाहे देखो थोड़ा सा इजी ले लो और ले लो, क्या, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। क्या करो, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। देखो मित्रों क्या वाक्य लिखा है आपने, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। वाक्य में पदक्रम संबंधी दोष है, ये संबंधी है, पदक्रम संबंधी दोष है। कैसे भाई, कहा गया कि बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, यानी इसका मतलब बच्चे को काटकर या सेब को काटकर। तो मित्रों बच्चे को नहीं, सेब को काटकर। इसका मतलब ये वाक्य का कैसा रूप हो गया, अशुद्ध रूप हो गया ना। वाक्य का शुद्ध रूप होगा क्या, बच्चे को सेब
क्या काट कर खिलाओ। बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। सेब नहीं होता मित्रों, सेब होता है। बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। इसका मतलब काटकर शब्द है वो किसके बाद में आएगा? सेब के बाद में आएगा, न कि किसके बाद? बच्चे के बाद आएगा। इसका मतलब तीसरा जो अंश आता है वो आता है अपने पास पदक्रम का। किसका आता है? पदक्रम का। वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म निम्नानुसार होना चाहिए। सबसे पहले कर्ता है, उसके बाद कर्म है, उसके बाद में क्रिया है। यानी पदों का इस प्रकार से क्या होना चाहिए मित्रों? कर्म होना चाहिए, यानी व्यवस्थित हो, तभी वो वाक्य कहलाएगा। एक होता है मित्रों आसक्ति या निकटता। क्या होता है? आसक्ति, या कह सकते हैं अपन निकटता। आसक्ति या फिर क्या? निकटता। यह आसक्ति या निकटता क्या है? आसक्ति या निकटता, वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच निश्चित दूरी होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच, वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच, वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच निश्चित दूरी हो। निश्चित क्या? दूरी हो। निश्चित दूरी हो। इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो शब्द लिखे उन शब्दों के बीच यहां निश्चित दूरी होनी चाहिए, यानी अनावश्यक दूरी नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कि अपन लिखते हैं तब तो निश्चित या अनिश्चित दूरी आ सकती है, लेकिन जब अपन टंकित करते हैं कंप्यूटर में तो निश्चित दूरी आती है मित्रों। जैसे एक शब्द लिखा और उसके बाद में एक बार स्पेस दबाया तो थोड़ी सी जगह आ जाती है, फिर थोड़ी सी जगह आ जाती है, फिर थोड़ी सी जगह आ जाती है। इसका मतलब आसक्ति या निकटता का मतलब है वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच क्या होनी चाहिए? निश्चित दूरी होनी चाहिए। तो मित्रों एक वाक्य कहलाने के लिए उसके अंतर्गत उक्त गुण या कसौटियों का होना आवश्यक है कि क्या होनी चाहिए? उसमें सार्थकता होनी चाहिए, प्रासंगिकता, योग्यता होनी चाहिए, पदक्रम सही होना चाहिए और आसक्ति तथा क्या? निकटताओं का क्या रखा जाए? ध्यान रखा जाए। इसका मतलब एक वाक्य को वाक्य बनाने के लिए उक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मित्रों ये तो हो गई अपने वाक्य की क्या परिभाषा, और वाक्य की क्या होगी? गुणात्मकता ही होगी कि एक वाक्य को वाक्य कहलाने के लिए या कहलाने अपन किन किन गुणों की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, तो वैसे मित्रों ये कर्म चलता है अपने पास। वर्ण का है, वर्णों से क्या बनाते हैं? बस शब्द बनाते हैं। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? पद बनता है। और पदों के व्यवस्थित कर्म को अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पदों के व्यवस्थित कर्म को अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गए अपने पास वाक्य के क्या गुण या फिर कसौटियां। क्या हो गए? वाक्य के गुण या कसौटियां। अब देखिएगा वाक्य के अंगों की बात आती है मित्रों। किसकी बात आती है? वाक्य के अंगों की यदि अपन बात करें तो देखिएगा वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कितने होते हैं मित्रों? वाक्य के अंग होते हैं दो। अपने विशेषण में पढ़ा है ये। वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो होता है अपने पास क्या? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और एक होता है मित्रों विधेय। उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? कर्ता व कर्ता का विस्तारक। कर्ता व कर्ता का, कर्ता व कर्ता का विस्तारक, कर्ता व कर्ता का विस्तारक वाक्य के, कर्ता व कर्ता का विस्तारक वाक्य के उद्देश्य अंश में आता है। किस अंश में आता है? उद्देश्य अंश में आता है। उद्देश्य अंश में आता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि कर्ता व कर्ता का विस्तारक वाक्य के उद्देश्य अंश में आता है। और दूसरा अंश होता है वो होता है अपने पास किसका? विधेय का। किसका होता है? विधेय। क्या होता है? विधेय होता है। अब विधेय के अंतर्गत अंश क्या आता है मित्रों? विदित रहे कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़कर, कर्ता व कर्ता के विस्तारक,
कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़कर, कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़कर शेष वाक्य विधेय कहलाता है। शेष वाक्य विधेय कहलाता है, विधेय कहलाता है। क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है भाई कर्ता व कर्ता के विस्तारक को क्या छोड़कर शेष वाक्य पूरा का पूरा विधेय कहलाता है, जिसके अंतर्गत आता क्या क्या है? आता है कर्म, कर्म का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का, पूरक, पूरक का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक। पूरक क्या है याद रखिए मित्रों, क्या है? विशेषण और प्रविशेषण। क्या है? विशेषण। पूरक को ही क्या कहा जाता है? विशेषण। या विशेषण को ही क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। और प्रविशेषण हो गया क्या मित्रों? पूरक का विस्तारक। प्रविशेषण क्या हो गया? पूरक का विस्तारक। पूरक, पूरक का विस्तारक। और एक हो गया अपने पास क्रिया व क्रिया का विस्तारक। क्रिया व क्रिया का क्या हो गया? विस्तारक हो गया। क्रिया व क्रिया का विस्तारक। तो देखिएगा वाक्य के दो अंग है अपने पास, एक तो उद्देश्य है, दूसरा क्या है? विधेय है। उद्देश्य के अंतर्गत आता है कर्ता व कर्ता का विस्तारक, और विधेय के अंतर्गत कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़कर शेष वाक्य हो किस अंश में आता है? विधेय अंश में आता है, जिसके अंतर्गत कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक, क्रिया व क्रिया का क्या आता है? विस्तारक आता है। देखिएगा ये साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण है मित्रों। किसका है? साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण होता है ये। जैसे अपन ने कह दिया महेंद्र का भाई, महेंद्र का भाई सुरेंद्र, महेंद्र का भाई सुरेंद्र, देखा था एक वाक्य अपने, महेंद्र का भाई सुरेंद्र धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, अधिक पढ़ता है। यह वाक्य मैंने इसलिए लिया कि अपने लगभग अंश आ जाए इसलिए, ठीक है। महेंद्र का भाई सुरेंद्र धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मित्रों किसी भी वाक्य का वाक्य विश्लेषण करते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वो रखना है क्रिया का। किसका ध्यान रखना है? क्रिया का। और सबसे पहले आपको रेखांकित करना है क्रिया का। इसका अलग क्रिया को रेखांकित करना है। इसका अलग क्रिया क्या है? पढ़ता है, ठीक है। पढ़ता है क्या होगी? क्रिया होगी। पढ़ना क्रिया का, फिर निकालना कर्ता, यानी पढ़ना क्रिया है, उस क्रिया का कर्ता कौन है? पढ़ना क्रिया है, उस क्रिया का कर्ता कौन है? और उस कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला, क्रिया अर्थात काम, उस काम को करने वाला उसका क्या होगा? कर्ता होगा। तो महेंद्र का भाई सुरेंद्र धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इसका मतलब सुरेंद्र क्या कर रहा है? कर्ता का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कर्ता काम कर रहा है। इसका मतलब कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। जब आपको कर्ता और क्रिया दो चीजों की प्राप्ति हो जाती है तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या प्रश्न सूचक शब्द जोड़े, क्या का जो जवाब आएगा वो आएगा आपके पास कार्य। यानी सुरेंद्र क्या पढ़ता है? सुरेंद्र पुस्तकें पढ़ता है। इसका मतलब पुस्तक क्या हो गया मित्रों? कर्म हो गया। अब देख लीजिएगा कौन सा अंश किसके लिए आया है? कौन सा अंश किसके लिए आया है? जो अंश जिसके लिए आया वो उसी का क्या है? विस्तारक है। जो अंश जिसके लिए आया है उसी का क्या है? विस्तारक है। देखिएगा महेंद्र का भाई, इसको छोड़ दीजिए, वाक्य तो शुद्ध है। महेंद्र पुस्तकें पढ़ता है, इतना सही है। लेकिन ये क्या सुरेंद्र पुस्तकें पढ़ता है, सही है। लेकिन ये महेंद्र का भाई क्यों आया? ये कर्ता का विस्तारक है। यानी कर्ता की और ज्यादा पहचान बढ़ाने के लिए उसे क्या दिया गया है? विस्तार दिया गया है। इसका मतलब ये कर्ता का क्या हो गया? विस्तारक हो गया। क्या हो गया? कर्ता का क्या? विस्तारक हो गया। इसका मतलब कर्ता व कर्ता का विस्तारक, कर्ता व
कर्ता का विस्तारक किस अंश में आता है, ऊपर लिखा है अपन ने, कर्ता व कर्ता का विस्तारक वाक्य के उद्देश्य अंश में आता है मित्रों। किस अंश में आता है? कर्ता व कर्ता का विस्तारक वाक्य के कौन से अंश में आता है? उद्देश्य अंश में आता है। इसका मतलब कर्ता व कर्ता का विस्तारक उद्देश्य हो गया। अब देखिएगा धार्मिक किसके लिए आया है? पुस्तकों के लिए आया है। पुस्तकें कैसी है? धार्मिक है। पुस्तकों की वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जो पुस्तकों का अर्थात पुस्तक जो कर्म है, इसका मतलब ये कर्म को विस्तार दे रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्म का विस्तारक हो गया। और अधिक किसके लिए आया है? पढ़ने के लिए आया है। पढ़ने के लिए आया, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया का क्या होता है? विस्तारक होता है। यानी क्रिया को क्या देने के लिए? ये विस्तार देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मुझे एक बात बताइएगा, कर्म कर्म का विस्तारक, क्रिया क्रिया का विस्तारक, कर्म कर्म का विस्तारक, क्रिया क्रिया का विस्तारक किस अंश में आता है? विधेय अंश में आता है। किस अंश में आता है? विधेय अंश में आता है। इसका मतलब कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़कर शेष वाक्य पूरा का पूरा है वो किस अंश में आता है? विधेय अंश में आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है। कर्ता व कर्ता का विस्तारक उद्देश्य में, और शेष वाक्य पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? विधेय में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? विधेय में चला जाएगा। इसका मतलब वाक्य के कितने अंग बताए गए हैं? 2 अंग बताए गए। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं मित्रों। एक तो क्या होता है? उद्देश्य होता है, और एक क्या होता है? विधेय होता है। उद्देश्य के अंतर्गत है कर्ता व कर्ता का विस्तारक, और विधेय के अंतर्गत होता है कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़कर शेष वाक्य क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जिसमें कर्म कर्म का विस्तारक आता है, पूरक व पूरक का विस्तारक आता है, क्रिया व क्रिया का विस्तारक आता है। पूरा प्रविशेषण ले लीजिए। वह बहुत अच्छा आदमी है, इसका मतलब वह क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और बहुत प्रविशेषण हो गया, यानी पूरक हो गया, पूरक का विस्तारक हो गया। और अच्छा क्या हो गया? पूरक हो गया। इसका मतलब पूरक है, देखिएगा पूरक का विस्तारक। वह बहुत अच्छा आदमी है, चलो मैं लिख देता हूं। क्या? वह बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छा है होना क्या है? क्रिया है। होना क्रिया का कर्ता कौन है? वह है। इसका मतलब कर्ता किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य अंश के अंतर्गत आता है। और क्या अच्छा क्या हो गया? पूरक हो गया। पूरक मतलब क्या हो गया? विशेषण हो गया। और यह पूरक को क्या दे रहा है? विस्तार दे रहा है, अर्थात विशेषण की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रविशेषण, अर्थात पूरक का क्या हो गया? पूरक का विस्तारक हो गया। इस प्रकार से वाक्य निकाला। अब मित्रों मैं तुम्हारे को बता दूं कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है उक्त वाक्य में उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। सबसे पहले आप क्रिया के पास पहुंचे और क्रिया से ये निकालने का प्रयत्न कीजिए कि उस क्रिया का कर्ता कौन है। यदि अपन ने क्रिया का सही रूप में क्या निकाल लिया? कर्ता निकाल लिया। इसका मतलब कर्ता तक का अंश है वो किसके अंतर्गत आएगा? उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और कर्ता के बाद बचा शेष अंश है वो किसके अंतर्गत आएगा? विधेय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? विधेय के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गए किसके? वाक्य के क्या अंग। अब इसके बाद में बात आती है, वो आती है वाक्य के भेद या प्रकारों की। किसकी बात आती है? वाक्य के भेद या फिर प्रकार। वाक्य के भेद या प्रकारों की यदि अपन बात करें तो वाक्य के भेद या प्रकार है अपने पास कितने? 3। साधारण सरल वाक्य है, सामान्य वाक्य कह सकते हैं उसे, ठीक है। और एक मिश्र वाक्य, और एक कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी वाक्य के भेद या प्रकार। वाक्य के क्या मित्रों? वाक्य के भेद या फिर अपन कह सकते हैं प्रकार। वाक्य के भेद या प्रकार, ठीक है। वाक्य के भेद या प्रकार, वाक्य के भेदों को 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब 2 प्रकार के हैं अपने पास। विभाजन करते हैं तो अपन 2 भागों में करते हैं, ठीक है। एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? एक तो रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। नंबर 1 है किसके आधार पर? रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। और दूसरा अंश है वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। एक तो हो गया किसके आधार पर? रचना के आधार पर। एक हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य।
और रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न बहुत बार आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो मित्रों ध्यान रहे रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर यदि पूछ लिया जाए तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, देखिएगा रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटते हैं अपन। एक तो होता है अपने पास साधारण सरल या सामान्य वाक्य, एक होता है अपने पास मिश्र वाक्य और एक होता है अपने पास संयुक्त वाक्य। कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। यदि नंबर 1 पर अंश की बात करें तो अपने पास कौन सा वाक्य हो गया? साधारण, साधारण सरल, साधारण सरल या क्या सामान्य वाक्य, साधारण सरल या फिर सामान्य वाक्य। एक होता है वो होता है अपने पास मिश्र वाक्य। कौन सा होता है? मिश्र वाक्य, जिसके अंतर्गत मिश्रण होता है मित्रों। मिश्र वाक्य के उपभेद और बनते हैं। मिश्र वाक्य को पुनः अपन 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे मित्रों। 3 भागों में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एक तो पढ़ेंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा पढ़ेंगे? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। एक पढ़ेंगे अपन कौन सा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। कौन सा पढ़ेंगे? विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और एक पढ़ेंगे अपन क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य के 3 उपभेद है, जिसमें एक तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, एक विशेषण आश्रित है और एक क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित है। इनकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, और एक हो गया अपने पास तीसरा, वो हो गया संयुक्त वाक्य। कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इसका मतलब रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत एक तो हो जाएगा साधारण सरल या सामान्य वाक्य और एक हो जाएगा कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, एक हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य के 3 पार्ट है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखिएगा अर्थ के आधार पर यदि अपन वाक्य की बात करें तो कितने प्रकार के वाक्य हैं? 8 प्रकार के। कितने हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें एक तो होता है मित्रों विधानार्थक। कौन सा होता है? विधानार्थक। कौन सा होता है? विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। एक होता है अपने पास निषेधात्मक। कौन सा? निषेधात्मक या निषेधार्थक। निषेधार्थक लिख दिया, निषेधार्थक होता है, निषेध किया जाता है, निषेधार्थक वाक्य होता है। या अपन कह सकते हैं नकारात्मक, लिख दो सीधा चाहिए निषेधार्थक, या क्या कह सकते हैं? नकारात्मक कह सकते हैं, ये और अच्छा समझ आ जाएगा। नकारात्मक वाक्य न, नहीं, मत का बोध होता है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य होता है। एक प्रश्नात्मक वाक्य होता है। कौन सा होता है? प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य होता है। एक होता है मित्रों संकेतार्थक। कौन सा होता है? संकेतार्थक होता है या संकेतात्मक होता है। ठीक है, एक होता है संध्यार्थक। कौन सा होता है? संध्यार्थक वाक्य होता है, संध्यार्थक वाक्य। एक होता है इच्छार्थक वाक्य। कौन सा होता है? इच्छार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य? इच्छार्थक वाक्य। एक संकेतार्थक, संध्यार्थक, इच्छार्थक। और एक हो गया अपने पास जैसे क्या? विधानार्थक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक, संकेतार्थक, संध्यार्थक, इच्छार्थक, है ना, आज्ञार्थक। कौन सा? आज्ञार्थक वाक्य। और एक होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि वाक्य, विस्मयादि वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। ठीक है,
तो इसका अर्थ के आधार पर अपने पास 8 प्रकार के वाक्य हैं, जिसके अंतर्गत एक तो है मित्रों विधानार्थक, एक है नकारात्मक, एक है प्रश्नात्मक, एक संकेतार्थक, एक संदेहार्थक, एक इच्छार्थक, एक आज्ञार्थक और एक होता है कौन सा विस्मयादि वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, इनको भागों में विभक्त करना है। तो रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। कई बार प्रश्न आ जाता है रचना के आधार पर साधारण सरल या सामान्य वाक्य। और नंबर 2 बात करें तो अपने पास कौन सा वाक्य है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य। नंबर 3 के अंतर्गत यदि बात करें तो कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य को पुनः 3 भागों में बांटोगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर अपने पास वाक्य वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो होता है कौन सा विधानार्थक होता है, एक नकारात्मक होता है, एक प्रश्नात्मक होता है, एक संकेतार्थक, एक संध्यार्थक होता है, एक इच्छार्थक होता है, एक आज्ञार्थक होता है और एक होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो मित्रों वाक्य के भेद या प्रकार तो ध्यान रखिए 2 भागों में बांटना है, एक तो रचना के आधार पर और एक बांटना है किसके आधार पर अर्थ के आधार पर।